बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को मिशन सचिवालय 2025 में। और इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार से आगे के जितने भी प्रश्न भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के से पूछे गए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल प्लस सी पेट का एग्ज़ाम हो या एसएससी बैंकिंग या यूपीपीएसआई या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, अभी तक जितने भी किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं संविधान के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में मूल अधिकार से पहले सारे प्रश्न हो चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार से आगे के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न मूलाधिकार से ही है। तो पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग में 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो ये मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। 2 में नागरिकता से संबंधित है, 3 में मूल अधिकार से है और 4 में नीति निर्देशक तत्वों से यानी डीपीएसपी से संबंधित है। अब 4A किससे संबंधित है? तो कर्तव्यों से संबंधित है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है किसमें? यूपीपीसीएस जे में पूछा गया है। 2023 का ही प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न हैं इसमें सारे के सारे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आने वाले भी एग्जाम में इन्हीं सब प्रश्नों का रिपीट होगा। जैसे कि अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो निम्न किस में है? तो ये अनुच्छेद 21A में है। 21A में ये सम्मिलित है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो किस वर्ष से किस वर्ष के लिए? जो 6 से 14 वर्ष के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों के बारे में बताता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने विशेष उत्तरदायी सौंपा है। किसको सौंपा है? तो ये उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार सौंपा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अधिकार के तहत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समझ समानता से संबंधित है। कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 14 है। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधिक समता यानी कानून के समझ समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है, कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 से 18 है। और यही 19 से 22 तक क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और 25 से 28 तक होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 किसमें? तो अनुच्छेद 15 भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म या जाति या जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 15 है। अगला प्रश्न है वह रीट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसका वह हकदार अधिकार नहीं होता है, तो कौन सा होता है? ये होता है अधिकार परीक्षा। क्या होता है? ये अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से के संबंध में संरक्षण संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 20 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो ये 23 से 24 है। मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निहित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद
जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 24 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के शासन के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ये, यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय जा सकते हैं, और ये न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं ये रिट संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, और उच्चतम न्यायालय में जो आता है उच्च न्यायालय में अर्थात हाई कोर्ट में, तो ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है, 226 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग है क्या है? तो ये निवारक निरोध है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो 12 से लेके 35 तक भारतीय संविधान के 12 से 35 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। यही, और जो आगे देखें जो 36 से 51 तक के लिए क्या है, तो DPSP है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। और यहीं पे 51A में देख लें तो 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KM पुट्टास्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामलों में मूल अधिकारी के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित था। किससे था? 21 से संबंधित था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार, किसको अधिकार? शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल कर दिया गया। हालांकि ये पहले नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में था, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया मौलिक अधिकार बनाकर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय की में अवसर की समानता अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 16 में है। ये भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना और धर्म की स्वतंत्रता के बारे में किस आर्टिकल में है? तो 25 में है। वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। मान लीजिए कि एक सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया, तो इस स्थिति में समानता के अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा इस समय। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, अर्थात मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। और यही उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, तो आर्टिकल 23 आता है। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। संविधान या शिक्षा का अधिकार कानून का हिस्सा कब बना? तो ये 2009 में बना था और इसे आर्टिकल 21A में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
स्वतंत्रता का अधिकार का मूल अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है। तो वर्ष 2002 में ये शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता क्या नहीं है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो संभाषण का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में बताया गया है। यदि लोगों को एक विशेष समूह को केरल तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। किस मौलिक अधिकार का? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। भारत के संविधान के भाग 3 किसमें? तो भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मौजूद है। मतलब भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के 24 घंटों 24 घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अर्थात किस भाग में? तो हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है क्या? तो गोपनीयता का अधिकार। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो कौन सा? तो ये भाग 3 देता है। भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो देश की रक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार भारतीय संविधान व्यवसाय का अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि परमादेश रिट होता है क्या? तो ये किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों को पालन कराने के बारे में बताया गया। इसमें वह रिट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या अधिकार या विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो क्या है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार क्या है? तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 26 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अर्थात लोक सेवकों को द्वारा किया गया कार्य के मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? तो अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान का वो भाग जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो ये 14 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बेगार, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 23। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है।
अगला प्रश्न है कि हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो किसी को सशरीर पेश करना अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है क्या? तो प्राकृतिक अधिकार के रूप में। किसमें? तो ये प्राकृतिक अधिकार के रूप में इसको जाना जाता है, प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। वह मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता अर्थात, और जो ये देखा जाए कि भारतीय नागरिकों मतलब विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं है प्राप्त हैं, तो इसमें आता है आर्टिकल 15, 16, फिर 19, 29 और 30। ये पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को ये मूल अधिकार नहीं प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक और धर्मांध उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर राजनीतिक व्यवस्था के हित में हो। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है तो कोई भी पेशा अपनाना, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित क्या है? तो कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो राज्य किसी भी नागरिक के भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत में मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का वह अनुच्छेद जिसका अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है तो राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर ही आधारित हो या भाषा पर आधारित हो। अगला प्रश्न है कि वह मौलिक अधिकार जिसका लक्ष्य सामाजिक विभेदन का उन्मूलन करना है, तो ये समानता का अधिकार है। उपाधियों का अंत किससे संबंधित है? तो ये समानता का अधिकार से संबंधित है और ये आर्टिकल 18 में आता है। मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है क्या? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है तो ये संपत्ति के अधिकार को, अर्थात संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार ही था। वह अनुच्छेद जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है तो आर्टिकल 33 है। भारत में किसी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही कथन क्या है? तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। अगला है कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जो कानून तथा कार्यकारी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो अमान्य और रद्द माने जाएंगे। जीवन का संरक्षण, व्यक्तिगत आज़ादी, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भारत का संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 32 होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित सही है क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है।
वह अनुच्छेद जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो आर्टिकल 19A में स्वतंत्रता के अधिकार में बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है तो दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। ये अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कब से कब तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संबंध से है। अगला प्रश्न है कि वह मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार का अधिकार सहारा लेकर अदालत में जा सकता है तो किस आर्टिकल के तहत भी होता है ये आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किससे कहाँ से कहाँ तक है तो आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है तो किस में बताया गया है तो आर्टिकल 21 में बताया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते कहाँ तो प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों में और न्यायिक कार्रवाइयों में। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभी शांतिपूर्ण हों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है तो विधि के समझ समानता का अधिकार बताया गया है आर्टिकल 14 में। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है तो आर्टिकल 34 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि की शिक्षा संस्थानों और स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान है तो आर्टिकल 30 में है। वह अधिकार जिसको डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय व आत्मा कहा था तो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत अर्थात आर्टिकल 32 को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को, और पर्यावरण के बारे में ही DPSP में भी बताया गया है। मौलिक कर्तव्यों में भी पर्यावरण को सही रखने के लिए बताया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 संबंधित है किससे तो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से। USA के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम क्या थे तो बिल ऑफ राइट्स। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 31A, 31B और 3130 की संवैधानिकता वामन राव बनाम भारत संघ के मामले में चुनौती का विषय था। वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को सहारे अर्थात वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा एक सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था किसने तो डॉक्टर S राधाकृष्णन ने कहा था। भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार को सुरक्षित करता है क्या तो संविधान का अनुच्छेद 19(1)G। संविधान का अनुच्छेद 19(1)G के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का अधिकार। 19(1)G में भी बताया गया है कि भाई व्यवसाय करने का अधिकार है लेकिन मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। क्या नहीं करती है तो पूजा की समानता। मूल अधिकार नहीं है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव के आया। कब आया था ये तो 1 अप्रैल 2010 को आया था। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है तो आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान का दिन केवल भारत के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है क्या तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान या उनसे किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार आती है अर्थात यह आर्टिकल 15 है। आपातकाल स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं क्या तो मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं लेकिन आर्टिकल 21 और 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकालों में भी। अगला प्रश्न है ग्रहण के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किससे संबंधित है तो अनुच्छेद 13 में से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों से विविध कोई भी कानून और जो संसद द्वारा बनाया जाता है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा।
मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाएगा। किसमें? तो आर्टिकल 13 में बताया गया है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है क्या? तो ये विरोध करने का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात विदेशी नागरिकों को आर्टिकल 19 प्राप्त नहीं है। और भी अन्य आर्टिकल हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जिसमें कि आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 तो पूछा ही है, 29 और 30 जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित की शक्ति प्राप्त हुई है। तो आर्टिकल 14 और 16। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है किसे? तो समता का अधिकार। संविधान में प्रत्याभूत है क्या? तो सामाजिक समानता, सामाजिक, राजनीतिक और ये सही है, सामाजिक समानता। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में संस्थानों का आरक्षण शासित किसे है? तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) से है। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है क्या? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो अनुच्छेद 19(1) से अनुच्छेद 22 तक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? तो मृत्यु का अधिकार भारतीय संविधान के 21 में सम्मिलित नहीं है। अर्थात 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से क्या प्राप्त होता है? तो विदेश यात्रा का अधिकार। जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगरपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं है। तो ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये तब का प्रश्न है जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में सम्मिलित हैं। हमारे संविधान में अभियुक्त दोषारोपण के कारण एक प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार गारंटी देता है। तो 22(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। किस वाद में? तो एक गोपालन बनाम भारत राज्यवाद में कहा था। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है क्या? तो अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिव्याख्यात कर दिया कि उसमें समस्त काल्पनिक मानवाधिकार सम्मिलित किए गए हों। तो अनुच्छेद 23 यह व्याख्यात कर दिया कि उसमें समस्त कल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित। ये हमको लग रहा है कि ये गलत है। इसके जगह पर आर्टिकल 21 होना चाहिए। अगला प्रश्न है संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है क्या है? तो आर्टिकल 24 है। 6 से 14 वर्ष की आयु की बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार में निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार। अगला प्रश्न है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में सम्मिलित है, जो कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण क्या है? संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं क्या? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने माह के लिए? तो 3 माह के लिए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये वैधानिक अधिकार है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है क्या? तो ये संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में मूल अधिकारों के प्रवर्तन प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है क्या? तो भारतीय जीवन बीमा निगम।
संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य क्या है? तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एक राज्य के अंतर्गत ही आता है। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है क्या? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज अर्थात संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन व संस्थान। ऐसे विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति को 2 से अधिक संतानें होगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निरस्त होगा। यह मान्य विधि है। एक संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह किस वाद में दिया था? यह निर्णय किस वाद में दिया था? तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में दिया था। ये अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। तो क्या? तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकन दोराई राजन। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था किसमें? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नीति है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है किस वाद में दिया गया? तो टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत किससे संबंधित है? दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत है उचित प्रक्रिया के रूप में की। तो किस वाद में किया था? तो ये मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में किया था। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकते हैं। तो प्राण व दैविक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात 21। इसी के साथ आर्टिकल 20 को भी आपातकाल के समय समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से 7 अधिकारों की गारंटी दी थी जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन उसे अब हटा दिया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 32 किसको अधिकार देता है? उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध संबंधित है। यही आगे आ जाएंगे तो 25 से लेकर 28 तक किससे संबंधित है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मतलब धार्मिक मौलिक अधिकार के बारे में संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है कौन? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 संबंधित किससे है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के 6 समूह शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 6 समूह शामिल हैं। भारत के संविधान का अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 कौन सा अनुच्छेद? 28। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे में विस्तृत करते हैं। अर्थात राज्य को किस आर्टिकल के तहत परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 12 के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कौन सा अनुच्छेद? 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत शामिल किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल है। भारतीय संविधान का उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय
सरकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 किसमें आर्टिकल 21 के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन की सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। किसमें? तो आर्टिकल 21 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 कौन सा अनुच्छेद 20? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 किसमें? अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान का भाग आर्टिकल 21 कौन सा? 21 संविधान का आर्टिकल 21 यह घोषित करता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 15 में ये बताया गया है। सभी अल्पसंख्यकों को अगला प्रश्न है कि सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 कौन सा? अनुच्छेद 30 इस अधिकार की गारंटी देता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा? आर्टिकल 22। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किसमें शामिल है? तो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 कौन सा? 16 किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 के असंगत सभी कानून शून्य होंगे। तो ये अनुच्छेद 13 में बताया गया है। इसमें 13 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 कौन सा? अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता का अधिकार संबंधित है कौन सा? तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता से संबंधित है। 19 से 22 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से मूल अधिकार दिया गया है। और 25 से 28 तक धार्मिक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में क्रमशः 6 और 11 मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए, अर्थात 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भारत में एक संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है। भारत में संघ बनाना क्या है? मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मूल अधिकार क्या है? तो ये परिवर्तनीय है। मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक जो है परिवर्तनीय नहीं होता है, अर्थात न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों को लागू कराया जा सकता है और नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था कब? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। जे.एस. खेहर ने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया था जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने का स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है, तो क्या कहता है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। कितने प्रकार का? तो 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है और ये उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल के दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद
21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है। किसमें? तो आर्टिकल 21 का। परमादेश रीट का अर्थ क्या देता है? तो इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार RTE अर्थात राइट टू एजुकेशन का अधिकार भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 2009 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? ये 2009 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न सुमेलन के लिए है। तो समता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? 14 से 18। वाक और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया तो 25 के में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ किसमें बताया गया? तो आर्टिकल 32 में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश को वी कमांड अर्थात हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध रीट ऑफ प्रोहिबिशन। अधिकार परीक्षा वाई वाट अथॉरिटी। अगला प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में नया DPSP अर्थात राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कौन करता है? तो महिलाओं को शिक्षित करना है, अर्थात जितने महिलाओं को शिक्षित करेंगे वह आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के एक भाग के रूप में उल्लेखित है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड लागू है तो ये गोवा में लागू है, अर्थात आर्टिकल 44 यहाँ आज़ादी के समय से ही लागू है। हालांकि ये जब पूरे देश को आज़ाद मिली उसके लगभग 15-16 सालों बाद ये आज़ाद हुआ, अर्थात 1961 में इसे आज़ाद कराया गया था जो कि पुर्तगालियों के अधीन था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है तो अनुच्छेद 40 अर्थात ग्राम पंचायतों के बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 40 में बताया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है, अनुच्छेद 40 में। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन राज्य आता है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को शामिल किया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण प्रावधान से संबंधित है तो अनुच्छेद 49 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात ये न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करना है तो यह आर्टिकल 44। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। किस भाग में? तो भाग 4 में किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का वो भाग जिसको राज्य की संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा था, किसको कहा था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा था। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित वह नीति जो राज्य नीति द्वारा निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है तो भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, अर्थात आर्टिकल 44 में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान को वो भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य की कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है और ये आर्टिकल 50 में शामिल है।
क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो क्रीमी लेयर सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को गायों के वध करने पर रोक लगाने का निर्देश देता है, तो ये कौन सा है? तो आर्टिकल 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(a) के अनुसार राज्य के लिए प्रयास करेगा, किसके लिए? तो पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार और देश के वन और वन्य जीवों के अधिकार के संरक्षण के बारे में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद 48(a) है। एक ऐसी विशेषता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है, तो दोनों ही गैर न्यायसंगत गैर वाद्य योग्य हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूरी न कर लें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह अनुच्छेद जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने का बात करता है, तो अनुच्छेद 43(a) है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें शोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है, तो अनुच्छेद 47। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे पारित किया जाना आवश्यक है। क्या? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान द्वारा। भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, तो पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है क्या? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 में, जिसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित है क्या है? तो काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि एक स्टेटमेंट है यह, और यह किसने कहा था? तो इस स्टेटमेंट इस प्रकार की, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित और सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के समान मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द कहे गए हैं, किसने कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भारत में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि राज्य देश की पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन व वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, तो यह आर्टिकल 48(a) में है। वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है, तो अन्य देशों के साथ संबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह गाय व बछड़ों को वध पर रोक लगाए। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लेखित राज्य को प्रयास करना होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है, अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 के तहत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 में विवरण प्रस्तुत क्या है? तो ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र ही, किसने कहा था? तो ये कहा था केसी वीवर ने। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 समान नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, किसमें? तो भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, तो अनुच्छेद 43A है। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो पर्यावरण का संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी एवं गांधीवादी में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है, किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उस नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 व 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें बताया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो संविधान के बाद में जोड़ा गया क्या? तो मुफ्त कानूनी सलाह। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? तो संविधान की प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में, अर्थात दोनों में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य क्या है? किसको कर्तव्य है? तो राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं, ये क्या है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला प्रश्न है कि एक नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो समान नागरिक संहिता। एक नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो ये समान नागरिक संहिता। इन सभी प्रश्नों को आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न बार बार किसी न किसी एग्जाम में पुनः रिपीटेड होते हैं। क्योंकि देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं यूपीपीसीएस मेंस, जीएस सेकंड पेपर, यूपीपीसीएस मेंस, यूपीपीसीएस, यूपीपी लोअर या यूपीपी लोअर, यूपी सिविल जज, मतलब ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे ही हैं और आने वाले एग्जामों में भी इन्हीं सब से पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है कि प्रौढ़ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान शांत है, किसके बारे में नीति निर्देशक तत्व नहीं बताते हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है क्या? तो अस्पृश्यता उन्मूलन, जो कि आर्टिकल 17 में है, मौलिक अधिकारों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन क्या है? सत्य है कि असत्य है? ये अर्थात ये कथन गलत है। अर्थात मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मौलिक अधिकारों को, क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं ये नाले द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है, लेकिन कर्तव्यों को नाले के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के पर निर्भर करता है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये केटी शाह के द्वारा कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, उपयुक्त कथन किसका है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का है। मनरेगा भारतीय संविधान में लाया गया कब? तो अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल क्या है? लोकमत का। अगला प्रश्न है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है, तो वयस्क शिक्षा के बारे में। भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 49 स्मारकों तथा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के मूल सूची की एक निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न को रोकथाम और इसके लिए संगठन की व्यवस्था करना भी शामिल है। किसमें? तो यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय हैं, अर्थात 39, 39A, 43 और 48A जोड़ा। अगला प्रश्न है कि सरकारी योजनाओं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार की सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। किस आर्टिकल के तहत आते हैं? आर्टिकल 48 के तहत आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51, कौन सा? 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के निर्देशात्मक सिद्धांतों को व्यक्त करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, कौन सा अनुच्छेद? 39A सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित क्या है? तो ये किस में सम्मिलित है? तो आर्टिकल 48 में बताया गया कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित वह अनुच्छेद जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, तो ये अनुच्छेद 38 है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपलब्ध किस में है? तो आर्टिकल 45 में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 39। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित कौन करता है? तो यह आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान का भाग 4 अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की प्रतिरक्षा देने के लिए आशा नहीं करता है। राज्य हर जगह या शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन धारणा किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक मिलान करने वाला है, तो किस आर्टिकल में क्या कहा गया है? तो इसमें पहला है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो आर्टिकल 38। राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीति निर्देश तत्व, तो 39। सहकारी समितियों का संवर्धन, तो 43B। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि, तो आर्टिकल 51 में इसके बारे में बताया गया है। और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। और मूल कर्तव्यों से जितना प्रश्न अभी तक पूछा गया, जैसे कि पेट में पूछा गया, RBB, NTPC, ग्रुप D, जितना भी प्रश्न पूछा गया है, इन सभी प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं आज।